प्रीवियस क्लास में आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के लिए किया था। अभी मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे ठीक इसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आप देख सकते हो, ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। चूंकि इक्वल और अपोजिट चार्जेस की बात हो रही है तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। तो आप यहाँ पे देखो, ये डायपोल आपने ले रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक उतने ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है। जब आप इसकी इस तरह से डायपोल आप लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपको ड्रॉ अगर कैसे करना है, फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, तो ये देखो आप जैसे ही इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक दिखाऊं, ये नेगेटिव ले लिया मान लो और इस तरफ आपने पॉजिटिव ले लिया, तो फील्ड लाइंस यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये फील्ड लाइंस है, ये जो पिंक कलर से है ये ड्रॉ किया हुआ, ये फील्ड लाइंस है क्योंकि नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस आ रही है और पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर जा रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक लूप बना रहा है यहाँ पे इस तरह से, अंदर से इस तरह से। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करनी है सिर्फ पोटेंशियल। तो बीच में एक लाइन, जैसे मैंने पहले यहाँ पे मैंने कोशिश की कि इसको, ये वाली लाइन जो है जो बीच में दी हुई है, इसको पहले मैंने ड्रॉ कर दिया क्योंकि जो पोटेंशियल है सरफेस की, वो कभी पोटेंशियल सरफेस की जो भी लाइंस हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करेगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कैसे इसको ड्रॉ करना है। तो इस तरफ जो है ये जो लाइन पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की हुई है ये काफी क्लोज है, तो इस तरफ काफी क्लोज है और वहीं ये दूसरी तरफ राइट साइड में जाते हुए इसकी ये काफी दूर पे चली जाती है। तो ये देखो यहाँ पे काफी क्लोज है, यहाँ पे आते आते इसके बीच की गैप देखो बढ़ जाती है। फिर दूसरी लाइन को आप ड्रॉ करोगे और भी गैप बढ़ जाएगी। यहाँ पे काफी क्लोज है लेकिन दूसरी तरफ राइट साइड में जाते हुए इसकी गैप में और ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है, ये गैप बढ़ जाती है। फिर से तीसरी लाइन ड्रॉ करोगे तो गैप बढ़ जाएगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो गैप है वो गैप लगातार आपकी बढ़ रही है और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। सर आपकी आवाज काट हो रही है। ओके, तो मैं अब क्लियर है यहाँ पे, और यहाँ पे आवाज देखो। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे क्या हो रही है, फील्ड जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल सरफेस जो है इस तरफ में लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो सारी पोटेंशियल सरफेस काफी क्लोज है और राइट साइड में जाते जाते इसकी पोटेंशियल सरफेस के बीच की जो गैप है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो गैप है नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव में भी वही चीज है, पॉजिटिव वाले में भी इसकी जो गैप है जो नेगेटिव की तरफ है उसमें इसकी बीच की गैप, पोटेंशियल सरफेस के बीच गैप कम है और वहीं दूसरी तरफ इसकी गैप जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये इस तरह से आप यहाँ पे जब पेन पेपर से ड्रॉ करोगे, क्योंकि बहुत बार होता है इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये वाला ड्रॉ किया हुआ बिल्कुल लगता है देखने में बड़ा अच्छा और इतनी शार्प ड्रॉ नहीं हो पाती। तो आप अगर इस तरह से ड्रॉ कर रहे हो तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने ड्रॉ कर दिया, ये आगे जाके फिर इस तरह से बहुत बड़ा ऐसा करके बन जाएगा। और भी लाइंस आप यहाँ पे दिखा सकते हो जो कि कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली वहां पे ज्वाइन करता हुआ दिखाया जाए, इस तरह से आप दिखा सकते हो, ऐसा दिखा सकते हो। तो ये हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, दैट इज डायपोल के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती है वो कुछ इस तरह की होती है। और यहाँ पे देखो फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल से ये सब जो दिखाया हुआ है एरो से जो दिखा रखा है ये सब क्या है, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस है, सब सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। जबकि ये आपका जो पिंक कलर से दिखाया हुआ है ये इसकी फील्ड लाइंस है, क्योंकि फील्ड लाइंस में एरो मार्क होता है, ये फील्ड लाइंस है। और मजे की बात देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री की एंगल बना रही है। जिस भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 90 डिग्री होती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ऑलवेज। और ये ड्रॉ करने का मेथड, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दोनों ही नेगेटिव चार्ज है। अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब डायपोल के कारण बात की थी, लेकिन अगर डायपोल ना लेके अगर आप दोनों ही नेगेटिव, सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज ले लो, सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप 10 वोल्ट मान लो -10 वोल्ट लिया
तो देखो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने बनाया है नेगेटिव वाला, तो इस पे -10 वोल्ट है, और ये जो दूसरी नेगेटिव वाली बनाई है इस पे -10 वोल्ट तो है ही, और दूसरे वाले पे भी क्या है, -10 वोल्ट है। तो दोनों -10 वोल्ट है, मतलब इसके काफी क्लोज वाला पहला वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वाली जो आपने ग्रीन लाइन ड्रॉ की हुई है, इसका वोल्टेज है -10 वोल्ट। उसी तरह से दूसरे वाले में भी, हाँ, दोनों सेम चार्ज की होगी। इक्विपोटेंशियल रिपल्सन तो है ही, फील्ड लाइन से आपको पता लग रहा है रिपल्सन होगा दोनों में, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इसको इतना आप थोड़ा गैप पे, इतना नहीं है, काफी क्लोज रखा हुआ है, थोड़ी गैप पे रखा हुआ है ना। तो इस तरह से हम प्लेस कर सकते हैं। और दूसरी तरफ देखो आप, दूसरी वाली जो लाइन ड्रॉ की गई है ना, ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन देख रहे हो, जो कंप्लीटली एक दूसरे को कवर कर रही है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इसका पोटेंशियल कितना हो रहा है, -5 वोल्ट। -5 वोल्ट, क्योंकि आपने क्या देखा पोटेंशियल के मामले में, फॉर्मूला जो था, दिस वन इज इक्वल टू KQ/R। KQ/R मतलब पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R के है। तो जैसे जैसे मतलब आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आपकी ये चार्ज था यहाँ पे सेंटर पे, इससे पहले वाला का पोटेंशियल जितना था, अब दूसरे वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, इसका जो पोटेंशियल सरफेस है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी पोटेंशियल सरफेस इसके रिस्पेक्ट में कम होगी। अगर इसकी XP जो 10 वोल्ट है, -10 वोल्ट है, तो यहाँ पे -5 वोल्ट की होगी। सबसे बाहर वाली लाइन जो यहाँ पे इस तरह से कम्प्लीटली एक एलिप्टिकल टाइप शेप में बनाया हुआ है, इसकी जो पोटेंशियल है वो भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये कितने की है, -2 वोल्ट की है। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे, आपकी जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ फर्क कितना है, इसमें जो फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बाहर की तरफ जा रही हैं, जबकि आपने नेगेटिव वाले में क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर आ रही थी, अंदर की तरफ आ रही थी। बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का इक्विपोटेंशियल सरफेस इसी तरह से ड्रॉ होना है, यही मेथड होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का। यहाँ पे आप माइनस ले रहे हो, उसमें आप प्लस दिखा दोगे, बस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये ग्रीन वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन नहीं है। अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, तो अगर आप सिर्फ ग्रीन वाली लाइन को ही ड्रॉ कर दो तो इसका मतलब सही है। कोई जरूरी नहीं है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी दिखाया ही जाए, उसकी कोई मैंडेटरी नहीं है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो फील्ड लाइंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ये नीचे से ऊपर की तरफ फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही है, ये सारी फील्ड लाइंस हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके लेयर्स हैं, जो ये लेयर्स बने हुए हैं, ये इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो फील्ड लाइंस हमेशा क्या होगी, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो ब्लू कलर से आपने देखा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये वाला जो है जितना भी जैसे ये 1, 2 और 3, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं जो XZ प्लेन में लिया हुआ है। और ये ब्लू वाली जो लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा रही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस देखना चाहते हैं, एक कंटेनर ले लिया, इसमें वाटर मैंने इमर्ज कर दिया, वाटर डाल दिया, वाटर 3/4 इसमें वाटर डाल दिया। अब इसमें वाटर डालने के बाद, चूंकि देखो जब आप प्योर वाटर डालोगे ना, तो कोई पोटेंशियल कुछ काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट कर दो इसको, मतलब थोड़ा सॉल्टी वाटर बना सकते हो। फिलहाल मैं अभी आपको यहाँ पे क्या बताता हूँ, इसमें क्या करने जाना है हमें। इसमें जैसे फॉइल पेपर होते हैं ना, घर में जो फॉइल पेपर है जिसमें खाना रैप करते हो आप, उस फॉइल पेपर का 2 छोटे छोटे गोली बना लो फॉइल पेपर की, और इसको क्या करो, आप इसको कॉपर वायर से कनेक्ट कर लो। ठीक है, आप समझना बात को, इसको आप कॉपर वायर से कनेक्ट कर लो। कॉपर वायर से जैसे ही कनेक्ट करते हो, और कनेक्ट करके एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, इस तरह से आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दो, और इस दोनों को यहाँ पे आप यहाँ पे अंदर में प्लेस कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अंदर में प्लेस करके दिखाता हूँ आपको कि दोनों को ही इस पानी में मैंने अंदर में यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ पे एक ले लिया, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, जब इसको आप पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और एक यहाँ पे ले लिया और इसको आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया तो ये नेगेटिव हो गया। और आपने दोनों को कॉपर की वायर से एक बैटरी के हेल्प से, बहुत बड़ी बैटरी नहीं, बैटरी एलिमिनेटर भी आप ले लोगे तो काम चलेगा, तो बैटरी एलिमिनेटर से 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, इस तरह के वोल्ट से आप इसको कनेक्ट कर दो। तो जब आप यहाँ पे कनेक्ट कर देते हो
तो अब ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। और इससे पहले जो जार है, ये जो जार लिया है, इसको आप क्या करो, इस पे मार्क कर दो इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे मार्क करने का मतलब ये कि ये जो है यहाँ से जितनी डिस्टेंस है, ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से जितनी डिस्टेंस इधर ले रहे हो उतनी ही इधर, फिर इधर ऐसा, और यहाँ पे इस तरह से आप मार्क कर दो। मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ये मार्क मतलब दिखाएगा कि भाई इससे इक्वल डिस्टेंस पे इधर भी इक्वल, दूसरा वाला जो इक्वल डिस्टेंस है वो भी आप ले लो, सारे इक्वल डिस्टेंस पे आपको दिखाना है। जार का हेल्प कहाँ पे हमारा इसका यूटिलाइज होगा वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो ये जितने डिस्टेंस पे अंदर में ये, और तीसरा वाला भी आप दिखा दो कि जितने डिस्टेंस पे तीसरी वाली लाइन है, वो तीसरी वाली लाइन को आपने यहां से दिखा दिया, ऐसे करके दिखा देना है, ठीक है। अब ये चीज आपने कर दिया। अंदर में ऑब्वियसली बात है जार है, यहाँ पे तो एक प्लेन में मैं दिखा रहा हूँ, अंदर में ये किस तरह का होगा आप समझना। ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट में अंदर में ये इस तरह से एक सर्कल की तरह होगा ऐसा, फिर दूसरे के लिए भी ये एक सर्कल की तरह होगा, ऐसा होगा ना। ऊपर से देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा आपको ऐसा। नहीं, अभी मैं बना नहीं रहा, अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने बनाया नहीं है, अभी मैं सिर्फ मार्क कर रहा हूं जार के अंदर। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वोल्ट मीटर उठाता हूं और वोल्ट मीटर से मैं मेजर करना चाहूंगा। पहले से ही ये लाइंस मैंने डिस्टेंस देखने के लिए, क्योंकि बाद में अगर आप ये लाइन पानी डालने के बाद तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो पानी के पहले ही आप परमानेंट मार्कर से यहाँ पे मार्क कर दो। परमानेंट मार्कर से मार्क करने का मकसद ये है कि हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पता लगे कि भाई इसके इसके बीच की गैप इक्वल है, इसके इसके बीच की गैप इक्वल है, इसके इसके बीच की गैप इक्वल है, ये चीज हमें पता लगनी चाहिए। आप वोल्ट मीटर उठाओ और वोल्ट मीटर उठा के आप यहाँ पे इसकी वोल्टेज मेजर करो, कितना वोल्ट ये दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे कितना वोल्ट दे रहा है। तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि अच्छा जी ये जो आपने लिया हुआ था, इससे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो आपने वोल्टेज देखा, अब जैसे मैं आता हूँ आपके ऊपर वाले स्क्रीन पे, यहाँ पे जो वोल्टेज आपने देखा है 5 वोल्ट का देखो, 10 वोल्ट का, और इस तरह से मान लो कि यहाँ पे आपने 10 वोल्ट देखा, तो आपके इसके पास में समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मान लो कि इसके पास में इस जगह पे आपको 10 वोल्ट मिला, तो उसी तरह से यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे इतने ही इक्वल डिस्टेंस पे क्या ये -10 वोल्ट दे रहा है क्या, तो वोल्ट मीटर से आप मेजर करोगे। उसके बाद आप देखोगे दूसरी तरफ, इसकी दूसरी तरफ क्या इतने डिस्टेंस पे ये 10 वोल्ट दे रहा है, तो नहीं, आपने क्या ऑब्जर्व किया, इससे ज्यादा ही डिस्टेंस पे, मतलब इतने डिस्टेंस पे नहीं, इससे ज्यादा डिस्टेंस पे ये 10 वोल्ट दे रहा है। तभी आपने इस दोनों को यहां से मेजर किया और इस तरह से आपने फिर जो बनाया, ये बन गई आपकी इस इक्विपोटेंशियल। क्योंकि इक्विपोटेंशियल कहने का मतलब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल थी 10 वोल्ट, वही इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल है और वही इस पॉइंट पे भी इसकी पोटेंशियल है। मतलब एक ऐसा सरफेस मैंने ड्रॉ किया जहां की पोटेंशियल कॉमन है इस चार्ज के कारण, ठीक है। तो मैंने उसी तरह से यहाँ पे भी पोटेंशियोमीटर को मेजर करने की कोशिश की और यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे इस तरह से पोटेंशियल इक्वल है। तो इस तरफ यहाँ पे मैंने देखा ज्यादा क्लोज था, यहाँ पे देखा ज्यादा डिस्टेंस पे पोटेंशियल मिल रहे हैं, तो फिर इस तरह से मैंने पोटेंशियल इस तरह से ड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो ये सरफेस हमें इस तरह से एक मिलता चला गया, जिसमें आपको मैंने अभी क्या बताया कि इस तरफ जो था इसके सामने वाले में डिस्टेंस कम थी, जबकि इसके बैक साइड में जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही थी। हाँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, मान लो कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने कंटेनर में डाला, पानी के साथ डाला, ठीक है, तो उसमें मैंने क्या देखा कि भाई इक्वल डिस्टेंस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा इक्वल डिस्टेंस पे। जितने डिस्टेंस पे ये यहाँ पे पोटेंशियल मिल रही है, उतने डिस्टेंस पे दूसरी तरफ यहाँ पे मिल रही है, उतने ही डिस्टेंस पे इस तरफ भी मिल रही है, मतलब इसके सराउंडिंग्स में। फिर आपने देखा कि इससे इक्वल डिस्टेंस पे फिर से मैंने मान लो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे देखा कि जितनी पोटेंशियल इधर है उतनी ही पोटेंशियल इधर है, उतनी ही पोटेंशियल इधर है। तो इसलिए मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ये जो आपको दिखाया था, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज मैंने बताया था यहाँ पे कि ये सारी लाइंस जो हैं जो यहाँ से जा रही है, तो मतलब ये जो लाइन है ये वाले, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। और बड़ी वाली लाइन जो देख रहे हो यहाँ पे आपने पोटेंशियल वोल्ट मीटर से मेजर किया और यहाँ पे देखा भी इसके सराउंडिंग्स में क्या है, पोटेंशियल इक्वल है। इससे बड़ी वाली लाइन पे आ गए, बेशक इस पे मान लो 5 वोल्ट है, तो आपने देखा जी
हर जगह पे 5 वोल्ट है। फिर आपने ऊपर वाले में देखा इसमें 10 वोल्ट है, तो हाँ जी आपने यहाँ पे कोई चार्ज ले लिया है प्लस क्यू चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इवन इधर भी होगी, सराउंडिंग्स में हर जगह पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर ये आइसोलेटेड चार्ज है, सिंगल चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे हर डायरेक्शन में होगी। लेकिन आपको मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ अभी मैं राइट साइड में इस तरफ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो हर डायरेक्शन को अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ और सिर्फ मैं राइट साइड की डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने ये डायरेक्शन दिखा दी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल अगर मैं इधर की तरफ देखूं तो आप सोचो कि जब आप इसके पास आओगे, चार्ज के पास आ रहे होगे, तो उस समय पोटेंशियल इंक्रीज करती हुई दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी और इस जगह पे जो पोटेंशियल होगी, दोनों में फर्क होगा। वो क्या फर्क होगा वो देख लो। इस तरफ जो पोटेंशियल अगर मैं पॉइंट मान लूं, अलग अलग पॉइंट मान लो कि इस जगह पे पॉइंट मैं मान लेता हूं कि ये ए पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, और इस जगह पे बी पॉइंट मान लिया मैंने, ये बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट की जो पोटेंशियल होगी उसको मैं लिखता हूं वी ए से। ठीक है, और इसको मैं लिख दिया मान लो वी ए से। तो मान लो ए पॉइंट की पोटेंशियल आपकी वी है, और बी पॉइंट की जो पोटेंशियल है उसको वी बी से मैंने लिखा, तो वो किसके इक्वल होगा? तो वो थोड़ा सा ज्यादा होगा डीवी, क्योंकि ये अपने चार्ज के काफी क्लोज है, चार्ज के काफी क्लोज है। ऐसे जो आपका जो डिस्टेंस है ए से बी का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या है? वो डी आर का डिस्टेंस है। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी आर का है। ठीक है, तो ए और बी के पॉइंट के बीच की हमने देख ली डिस्टेंस कहें, या फिर इसको मैं डिस्प्लेसमेंट कहूं, तो ये डिस्प्लेसमेंट है ए से बी के बीच के स्ट्रेट लाइन के लिए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट मैं ले रहा हूं। तो let A and B be two adjacent point separated by a distance dr, and the two points are so close, जो A और B है वो काफी क्लोज है। तो वैसे केस में जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए विदाउट एक्सेलेरेशन, कि अगर आप टेस्ट चार्ज को यहाँ पे मैं बात करूं कि कोई टेस्ट चार्ज है, आप टेस्ट चार्ज को विदाउट एक्सेलेरेशन ए से बी पे मूव करा रहे हो, ये यहाँ पे मान लो कि कोई टेस्ट चार्ज रहा हो आपका और आपको ए से बी पे इसको मूव कराना है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, इसके अगेंस्ट में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। वो अगेंस्ट में इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, ये फोर्स लगेगा F। तो F इक्वल टू क्या होगा? F इक्वल टू आपके पास होना है Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल टू Q0 इंटू E, ये हो जाएगा। हालांकि F भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। तो नाउ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम A टू B, इसको देखा जाए तो वर्क डन इक्वल टू आप लिखते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से यहाँ पे F इंटू डी आर, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डी आर का है, डॉट में लिखा है आपने, तो ये F की वैल्यू आप ले लो, F इक्वल टू Q0 E है। अब देखो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा, Q0 E है, लेकिन आपको ये जो Q0 E है ना, ये माइनस में लेना होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आप जो फोर्स लगा रहे हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगा रहे हो, तो इसलिए ये जो होगा, ये देखो यहाँ पे माइनस में, स्पेशली यहाँ पे माइनस ब्लैक कलर से लगा रहा हूँ, ये Q0 इंटू E ये हो गया इंटू डी आर। हाँ जी, अगर आपको बोलेगा कि भाई ए से बी पे आप मूव करा रहे हो तो ये क्या वर्क डन किया आपने, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, तो वर्क डन इक्वल टू फार्मूला आप यहाँ पे लिखोगे, वर्क डन इक्वल टू चार्ज Q और इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा लिखोगे, और चार्ज आपके पास क्या है, तो चार्ज टेस्ट चार्ज है Q0, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ए और बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था आपको बी पर का जो पोटेंशियल है ये ज्यादा है ए पर के रेस्पेक्ट में, तो आप ऑब्वियस सी बात है वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, है ना। तो जब बी पर की तो वी बी माइनस वी ए मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख दिया मैंने वी बी माइनस वी ए। तो दैट मीन्स वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, आप यहाँ पे माइनस करके देखो, वी बी के लिए पोटेंशियल कितनी है, यहाँ पे वी बी के लिए पोटेंशियल है वी प्लस डी वी,
माइनस वी ए के लिए पोटेंशियल कितनी है वी, तो ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा डीवी। तो आप इसको क्यू नॉट इंटू डीवी लिख सकते हो ना, तो हमने क्यू नॉट इंटू डीवी लिख दिया। तो एक वर्क डन आपने यहाँ पे निकाला, ठीक है, और एक वर्क डन आपने दूसरी जगह पे निकाल रखा है, यहाँ पे निकाला है क्यू नॉट ई इंटू आर। दोनों ही वर्क डन है, दोनों को ही इक्वेट करना है आपको। अब देख लो, अगर ये वर्क डन है तो इसके लिए फॉर्मूला ये आ गया क्यू नॉट ई, मैं इक्वेट करने जा रहा हूँ क्यू नॉट ई इंटू डी आर। दिस वन इज इक्वल टू, इसके लिए जो वर्क डन है क्यू नॉट इंटू डीवी, तो क्यू नॉट इंटू डीवी। क्यू नॉट और क्यू नॉट मैं कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे माइनस भी है, माइनस क्यू नॉट, तो ये माइनस भी यहाँ पे यूज करना है आपको। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ और ये देखो आपके पास नहीं, डी आर और डीवी दोनों जो है प्रोडक्ट नहीं है, स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए डी और डी को आप कैंसिल करना गलत होगा, यहाँ पे कट नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डीवी बाय डी आर, ठीक है ना, माइनस डीवी बाय डी आर। ये हो गया आपका, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, यह आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। वहां पे क्वेश्चन रिलेशन पूछा जाएगा और E इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर प्लस डीवी बाय डी आर मॉड डीवी बाय डी आर, इस तरह से सारे टर्म हो सकते हैं। तो आपको देख के बताना होगा, तो आप सीधा बता दोगे कि पोटेंशियल निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए आपको डायपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कभी भी किसी भी केस में जब भी पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमेशा वर्क डन निकालना, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होती है जूल और वर्क डन की भी एनर्जी यूनिट होती है जूल। तो वर्क डन अगर आपने निकाल लिया तो समझ लो कि आपका काम हो गया। तो वर्क डन इसका मतलब कि यहाँ पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है फोर्स कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है, वहां पे यहाँ पे कौन सा फोर्स है, तो ये टॉर्क काम करेगा, क्योंकि एंगुलर फोर्स है। एंगुलर फोर्स की जब बात आती है तो हमेशा टॉर्क ध्यान में रखना है कि टॉर्क काम करेगा। तो अभी देखो, हाँ, एंगुलर फोर्स इज टॉर्क, ठीक है ना, एंगुलर। देखो यहाँ पे क्या फोर्स लगेगी आपकी, एक फोर्स आपकी इस तरफ लगेगी, ये जो फोर्स लगेगी ना, ये फोर्स है आपकी प्लस क्यू पे लग रही है फोर्स, तो F इक्वल टू प्लस क्यू ई इस डायरेक्शन में लगेगी। एक फोर्स आपकी लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ, ये फोर्स होगी आपकी F इक्वल टू माइनस क्यू ई, ठीक है ना। दो फोर्स लग रही है, एक पॉजिटिव की है एक निगेटिव की, ये फोर्स लग रही है। और आपको डायपोल की डायरेक्शन जैसे कि आपने पहले ही बता दिया, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन P इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एक चार्ज ये है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज ये है, इस दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी उसको ये मैंने ग्रीन लाइन से यहाँ पे इस तरह से दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो एंगल बन रही है, ये एंगल बन रही है आपकी थीटा, ये वाली जो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट की एंगल बन रही है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, और इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल दिख रहा है आपको, इसकी जो एंगल बन रही है वो बन रही है आपकी थीटा की। तो याद होगा आपने स्टडी किया था, टॉर्क इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, ठीक है। अगर आपका डायपोल, ये जो डायपोल आप देख रहे हो, ये अगर आपका डायपोल रोटेट करता है कुछ भी एंगल से, मान लो कि ये डायपोल डी थीटा एंगल से डायपोल रोटेट करता है, ठीक है, डायपोल रोटेटेड थ्रू एंगल, तो वर्क डन जो होगा आपका, ये अगर छोटा सा वर्क डन होगा, छोटे से एंगल को यहाँ पे जिस तरह छोटे एंगल से ये रोटेट करता है, तो स्मॉल वर्क डन जो होगा वो होगा DW इक्वल टू टॉ और डी थीटा, ये वर्क डन होगा। और टॉ के लिए आपने यहाँ पे फॉर्मूला जो लिया हुआ है PE साइन थीटा, तो टॉर्क की इस
बिल्कुल ये पीई साइन थीटा को यहाँ पे आप पुट कर दो और ये डी थीटा भी आप इसमें लगा दिया आपने। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ फॉर स्मॉल डायपोल की जो स्मॉल रोटेशन होती है उसके डी थीटा के कारण ये स्मॉल वर्क डन हो गया। अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट बोथ साइड फॉर नेट वर्क डन, है ना। जो टोटल वर्क डन देखनी है थीटा वन, मतलब पहले वाली ओरिएंटेशन है ना वो पहले थीटा वन रही होगी और उसके बाद में अगर वो रोटेट कर गया डायपोल आपका तो उसकी जो नेक्स्ट पोजीशन रही होगी एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थीटा टू रही होगी। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको यहाँ पे फाइंड करोगे, वो देख लो इसकी वैल्यू को कैसे निकाली जाए। क्योंकि वर्क डन पे ही काम करना है और कुछ है नहीं। तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन करने जा रहे हो आप डी डब्ल्यू का, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करोगे आप तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू, नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे। और यहाँ पे आप पीई साइन थीटा ले रहे हो तो पीई साइन थीटा डी थीटा, इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपको थीटा वन से थीटा टू के लिए, ठीक है ना, थीटा वन से थीटा टू के लिए। तो अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन में पी और ई कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दो आप। डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते आप। इंटीग्रेशन आप कर सकते हो साइन थीटा का, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा वन से थीटा टू के लिए, ठीक है। और साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन करोगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन अभी आपने किया नहीं, अभी आपको करना होगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो अभी एक स्टेप में मैं पहले लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा और ये थीटा वन से थीटा टू। तो क्या होगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन, तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अब तक में तो ये काम होना चाहिए आपका, क्योंकि ये इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। और ये थीटा वन, लिमिट थीटा वन से थीटा टू के लिए। तो इस जगह पे आप यहाँ पे ले लोगे। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर स्टेप में करूं तो ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो गया और ये पीई माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, माइनस पीई। अब ये सिर्फ अंदर में रह गया आपका कॉस थीटा, तो इसकी लिमिट आप लोगे थीटा वन से थीटा टू के लिए। तो ये आ जाएगा आपका माइनस पीई और लिमिट जो आपने लिया ये हो गया कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपके पास आ जाता है माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो अब ये माइनस को अगर आप अंदर में अप्लाई कर लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस पीई और ये कॉस थीटा वन और बीच में माइनस कॉस थीटा टू, इस तरह का टर्म आपके पास मिलेगा और ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरा का पूरा टोटल वर्क डन, जो नेट वर्क डन है उसको ये बताएगा। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल, दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन आपने निकाला है, ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको आप यू से रिप्रेजेंट करते हो। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो इसको, तो आप लिख सकते हो यू इक्वल टू पीई और सेम चीज क्योंकि वही टर्म्स हैं कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है, ये इसके फॉर्म में सेव हो गया। यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि मैं एक बात करूं इसके बारे में कि इफ आपका डायपोल जो है, अगर इफ इनिशियली डायपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इनिशियली आपका डायपोल जो है वो ओरिएंटेड है परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब थीटा वन जो है, थीटा वन को इनिशियल बोला जाएगा, ये थीटा वन है आपका। तो थीटा वन अगर आपका परपेंडिकुलर है तो थीटा वन के लिए अगर इनिशियली परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री लोगे, है ना। और थीटा टू का जो ओरिएंटेशन हो किसी भी एंगल पे मान लो थीटा पे रहा हो, तो वैसे केस में पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा पीई
cos 90 डिग्री, ठीक है, cos 90 माइनस ये हो जाएगा cos थीटा 2 की जगह पे cos थीटा यूज कर लो आप, cos थीटा। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा PE और ये 0 हो गया पूरा, तो यहाँ पे आप माइनस लगा लो, माइनस, क्योंकि ये माइनस इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस PE cos थीटा, ये आपके पास एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। कब? ये स्पेशल केस में, जबकि आपका इनिशियली जो आपका जो ओरिएंटेशन होगा डायपोल का वो 90 डिग्री पे हो और बाद में वो थीटा 2 इक्वल टू किसी भी एंगल थीटा को बता रहा हो। तो cos थीटा जो है एक डॉट प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन है, तो आप इसको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में u इक्वल टू माइनस पी डॉट ई ऊपर वेक्टर के सिंबल को देते हुए इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हो। तो ये भी इसका एक टर्म्स आ जाएगा। पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम करने का मतलब ये हो गया कि थीटा जो है आपकी एंगल जो थीटा होनी चाहिए वो 0 डिग्री होनी चाहिए, मतलब डायपोल जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए। मैं डायग्राम पे आके दिखाता हूँ। अभी जो आपका ये एंगल ये जो है थीटा बना रहा है, डायपोल की डायरेक्शन इस तरफ है, देखो डायपोल की डायरेक्शन इस तरफ है, ये डायपोल है जिसको पी से मैंने दिखाया है यहाँ पे। ये क्या कर रहा है? ये आपका एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डायरेक्शन इस तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। लेकिन अगर ये डायपोल है ना, अगर ये डायपोल आपका ऐसा हो जाए, देखो ये कंप्लीटली जो डायपोल की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए तो थीटा 0 हो जाएगा। देखो यहाँ थीटा रिड्यूस होना शुरू हुआ, धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया। तो थीटा अगर 0 हो गया तो थीटा 0 हो गया तो उस केस में आपको अब वो कंडीशन आपने क्या करना है, u इक्वल टू फॉर्मूला है u इक्वल टू cos 0 1 होता है। तो आपने देखा ऊपर वाले में फॉर्मूला PE cos थीटा, ये फॉर्मूला है और थीटा मतलब 0 डिग्री। तो इस थीटा को मैं थीटा ने लिख के यहाँ पे 0 डिग्री ले देखता हूँ, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 होती है तो माइनस PE आ गया, ठीक है। तो u इक्वल टू माइनस PE, इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल जो होगी इस केस में जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मिनिमम होगी व्हेन द डायपोल इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल क्या है, डायपोल की डायरेक्शन इधर थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी, तो आपने डायपोल को क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दिया। अगर आपने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दिया तो दोनों के बीच की एंगल 0 डिग्री हो गई और उस केस में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल अगर हो गई आपके डायपोल मोमेंट के तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम आपको मिलेगी। आपने देख लिया थीटा इक्वल टू 0 के कंडीशन में। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा अगर आप 90 डिग्री यहाँ पे अगर ले लिया आपने तो आपको सिर्फ उसी वाले फॉर्मूले में u इक्वल टू PE माइनस PE, अब आपको थीटा की जगह पे 90 लगाना है, cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल जो है वो 0 होगी जब उसको परपेंडिकुलर रखा जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। डायग्राम में आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। अब आपको बोला जाए कि नहीं जी डायपोल की डायरेक्शन आपको दिखानी है, तो अगर डायपोल आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से ले लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ऐसे केस में आपका जो है आपका ये जो वैल्यू होगा साइन 90 डिग्री लगेगा और cos 90 की वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगी। यहाँ पे जो एंगल लगेगा 90 डिग्री का, यहाँ पे सीधा आप बोल दोगे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मतलब वर्क डन भी यहाँ पे 0 होगी। देखिए इस केस में आपके पास जो वैल्यू होगी पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होने वाली है। तो u इक्वल टू आप यहाँ पे अगर लोगे माइनस PE cos 180, तो अभी हमने cos 180 की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो ये हो जाएगा माइनस PE इंटू -1, cos 180 होता है -1, दैट मीन्स सिर्फ PE हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी
वो मैक्सिमम होगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। तीनों ही केस यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। फर्स्ट केस 0 डिग्री along the direction of electric field theta equal to 0. Second case 90 degree perpendicular to the electric field, and third case just opposite to the direction of electric field, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी राइट साइड में है, आप इधर लेफ्ट साइड में जा रहे हो, तो जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री के केस में क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब एक बात यहाँ पे मैं और समझाना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप समझोगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ पे अब मैंने आपको प्लस और माइनस दिखा दिया है। अब प्लस और माइनस में अगर मैं डायपोल को यहाँ पे ड्रॉ करूं, आप समझना यहाँ पे, ये मान लो कि यहाँ पे मैं डायपोल एक दिखा रहा हूँ। ये डायपोल इस तरह से मैं दिखाता हूँ, ब्लैक वाले पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ, और डायपोल की पोजीशन मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, समझना बात को। ये डायपोल की पोजीशन इस तरह से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, इस तरफ माइनस है, माइनस चार्ज है, और इस तरफ प्लस चार्ज है। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, माइनस वाला इस तरफ अट्रैक्ट होगा और प्लस वाला इस तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब बैलेंस में रहने की कोशिश करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बैलेंस में रहेगा, क्योंकि माइनस वाला प्लस वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा और प्लस वाला माइनस वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो बैलेंस में है। तो पहला कंडीशन मैंने इसलिए बताया था वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम इसी को बोलते हैं कि अगर ये 0 डिग्री एंगल बन गया तो, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, आपकी इस तरफ है, निगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन रेड वाले से देख रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में, मतलब दोनों पैरेलल है। से देखना दूसरा केस आपका 90 डिग्री का जो है, उसमें आप क्या देख रहे हो कि जब आप डायपोल मोमेंट को आपने ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से, ऐसा, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है डायपोल मोमेंट का, मतलब कि आपने क्या किया, इस तरफ प्लस क्यू ले लिया और इस तरफ माइनस क्यू ले लिया। तो ये बड़ा ही एक ऑड पोजीशन है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पोजीशन जो होगी इसकी, यहाँ पे 90 डिग्री की हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, 90 डिग्री की पोजीशन हो गई। तो जितना फोर्स ये इधर लगा रहा है, इसको इधर, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसको इधर से रिपेल भी कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर रिपेल कर रहा है। यहीं पे निगेटिव वाला इसको जितना इधर तरफ इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको रिपेल भी कर रहा है। तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से 0 हो जाती है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखा जाए तो। ये डायपोल का लास्ट वाला केस है, इस तरफ प्लस क्यू ले आया, इस तरफ माइनस क्यू ले आया, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव हो गई। ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, इसको पी बोलोगे आप। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, जिसके कारण दोनों के बीच की एंगल बन गई 180 डिग्री की। अब ये देखो, प्लस वाला क्या करेगा, प्लस वाला चाहेगा इसको रिपेल करना, इसको अपने पास नहीं रखना चाहेगा। इधर से माइनस वाला भी क्या चाहेगा, माइनस वाला भी चाहेगा इसको रिपेल करना। तो ये काफी अनस्टेबल कंडीशन होता है, इसलिए पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है, और ये थीटा 180 का केस बनता है। यहाँ पे कैपेसिटर के बारे में ये तो आपको अच्छे से पता है कि कैपेसिटर क्या करता है, अपने आप में चार्ज को होल्ड करके रखता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करके रखता है, और यही इसका मेन काम है कि द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। जब भी आप इसको इसमें सप्लाई दोगे जैसे ही, तो ये चार्ज होल्ड करेगा। तो द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। अब यहाँ पे एक बात मैं और बताऊं आपको, अगर मान लो आपने क्यू चार्ज दिया है, ठीक है, आपने जो कैपेसिटर है उस पर अगर आपने क्यू चार्ज दे दिया, तो जितना चार्ज आप उस पर देते हो उतना ही उसकी पोटेंशियल, उतनी ही पोटेंशियल उसकी इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब जितना किसी भी चीज पे, अगर कोई चीज छोटी है, मान लो इतनी छोटी चीज है, इस पे जितनी चार्ज दे दी जाए उस हिसाब से इसकी पोटेंशियल होगी, क्योंकि आप पोटेंशियल मेजर करोगे तो पता लगेगा कि भाई इसका 5 वोल्ट है या 6 वोल्ट है। बड़ी चीज है तो ज्यादा चार्ज दे सकते हो इस पे, है ना, ज्यादा चार्ज दोगे तो इसमें पता लगेगा अच्छा ज्यादा पोटेंशियल है इसकी। तो इसका मतलब जितनी चार्ज उतना पोटेंशियल। तो कहने का मतलब ये हो गया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इस चीज को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, कि कभी जो इंसुलेटेड कंडक्टर होता है उस पे जब आप चार्ज देते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी मतलब एक लिमिट होती है हर किसी पे चार्ज देने की, तो किसी पे जब आप चार्ज देते हो तो जितना उस पे चार्ज दी जाती है उतनी ही उसकी पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करती है। अगर आप जितना चार्ज दोगे उस हिसाब से पोटेंशियल इंक्रीज करेगी। तो इससे क्या होता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है V के हो जाता है। तो Q इक्वल टू आप यहाँ पे इस कांस्टेंट एक लगाओगे जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C बोलते हैं, CV। C इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट,
और इसको आप कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर भी बोलते हो। अगर C की बात करें तो C इक्वल टू आपके पास क्या हो जाता है, Q बाय V। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी, यहाँ पे देखने वाली बात होगी, तो कूलम पर वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट इसकी यूनिट हो जाएगी, या फिर इसका दूसरी यूनिट जो इसकी होती है वो होती है फराड, FARAD, कैपिटल F से इसको यूनिट लिखते हैं। फराड इसकी दूसरी यूनिट होती है और इसको कैपिटल F से लिखते हो। ये बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए छोटी यूनिट के लिए आप लोग मिली फराड, माइक्रो फराड, पिको फराड, इस तरह से ये टर्म आप यहाँ पे यूज करते हो। C जो है कैपेसिटेंस जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये साइज पे डिपेंड करता है। सेफ और साइज, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है C की वैल्यू, और दूसरा कंडक्टर अगर इसके आसपास में अगर आप रख रहे हो तो उस पे भी ये डिपेंड करता है कि उससे भी ये अफेक्टेड होता है। जो फराड यूनिट दिया गया है इसका माइकल फैराडे के ऑनर पे, माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट थे उनके ऑनर पे इसका नाम जो है फैराड रखा गया है। अब आपको यहाँ पे दिखाना है कि भाई ये स्फेरिकल कैपेसिटर है और आपको कैपेसिटेंस ऑफ इस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, रेडियस r है, चार्ज आपने Q दिया हुआ है जो इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि चार्ज इसकी पॉजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल की बात कर लें। तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे V इक्वल टू KQ बाय R, तो मैंने बोला बिल्कुल सही। तो K मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू Q यहाँ पे चार्ज जो है कैपिटल Q है, तो इसको मैं यहाँ पे कैपिटल Q लिख रहा हूँ, कैपिटल Q पॉजिटिव में है अपॉन में R। तो ये इसकी पोटेंशियल का फॉर्मूला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर C की वैल्यू के लिए फॉर्मूला देखो, अभी C इक्वल टू क्या था, Q अपॉन V। तो इस जगह से मैं अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूं C इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q की जगह पे आप क्या ले रहे हो, Q की जगह पे आप Q रहने दो, और V की वैल्यू जो है ये सारी वैल्यू V की वहां पे रखो। तो ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q अपॉन R। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे Q और Q कैंसिल हो रहा है, तो C इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये आपके पास एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला मिल गया। इसमें एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान से आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा होगा कि भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब कुछ कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसका मतलब C जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, रेडियस ऑफ द अर्थ के, मतलब जो भी स्फेरिकल बॉडी है उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, ये आप यहाँ पे बोल सकते हो। हालांकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ होती है, तो यहाँ पे जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 1/9 × 10⁹ की आएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में तो आप इंस्टेंटली टिक कर सकते हो कि भाई आपके पास 711 माइक्रोफैराड का आंसर आ रहा है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कैपेसिटर की, कैपेसिटर क्या होता है ये देख लेंगे। यहाँ पे देखो कैपेसिटर जो होता है, ये आपकी जहां तक सवाल है कि कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर्स, 2 कंडक्टर्स हैं जिसको थोड़ा सा सेपरेट करके रखते हो आप बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम, बीच में कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम हो सकती है, दैट इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके अपने आप में रखता है। जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूं पहले प्लेट कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशन, और दो प्लेट मैं लेने वाला हूं, जिसमें एक प्लेट पे मैं पॉजिटिव चार्ज दूंगा और दूसरे प्लेट पे कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, और दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं ले रहा, मैं एयर है, मतलब कोई मीडियम नहीं, मतलब मीडियम बोला जाए तो एयर ही है। एक प्लेट पे चार्ज दे दिया है मैंने, दूसरे प्लेट पे चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ये प्लेट जैसे ही आप इसके पास में लाओगे, ये अनचार्ज है, अभी ये क्या है, अनचार्ज है, लेकिन जैसे ही आप इसके पास में लाओगे इसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह की आएगी कि ये चार्ज हो जाएगी, और चार्ज कुछ इस तरह से होगी कि इसके जो फ्रंट वाला पोर्शन है, इस तरफ वाला पोर्शन, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये इस तरफ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इस पे एक तरफ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेथड ऑफ इंडक्शन इंड्यूस्ड कर दिया इसने, तो ये पॉजिटिव वाले को रिपेल कर देगा और निगेटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक फेवर करना है कि आप इस पॉजिटिव वाले का इस वाले पोर्शन को लेना और इसको अर्थ से कनेक्ट कर देना, ग्राउंडेड कर देना।
जब आप ग्राउंडेड करोगे तो ये जितनी भी पॉजिटिव चार्ज होगी इसकी ग्राउंड में चली जाएगी। अब इस पे कोई चार्ज, इस तरफ कोई चार्ज नहीं रहेगा, ये पूरी की पूरी ग्राउंडेड हो जाएगी। ऐसा कर दिया। अब ये पूरी तरह से ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज। अब बात समझने वाली है कि जितने अमाउंट का आप इस पे पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो ना, अगर आपने यहाँ पे इस पे जो चार्ज दिया है, मान लो कि आपने पूरा चार्ज दिया इस पे प्लस क्यू का, तो आपने यहाँ पे चार्ज दे दिया मान लो प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपको सेम अमाउंट का माइनस क्यू चार्ज आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि सेम अमाउंट के चार्ज से ये इसको दूसरे वाले को, अपने सामने वाले को इंड्यूस करेगा। तो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस भी आपने ले ली स्मॉल डी। अब आपको निकालना है क्या, कैपेसिटेंस निकालना है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो अब देखो मैं बताऊं यहाँ पे आपको दो प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, आपने और हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी। की जो डायरेक्शन होती थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ ऐसी होती थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई आपकी, प्लस से माइनस की तरफ आपने डायरेक्शन दिखा दिया, और साथ ही साथ यहाँ पे आपने दोनों ही चीजों को यहाँ पे करके दिखा दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी वो भी आपने बता दिया। यहाँ पे जो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में होती है तो इसको ई नॉट से लिखते हैं। तो मेरे जो फ्रेंड है उनका नाम है वेद, तो VE और D कुछ इस तरह से मैं उनका नाम लिख रहा हूँ, VED। आप बोलोगे सर आप अपने फ्रेंड का नाम क्यों बता रहे हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन आपके पास आ रहा है V इक्वल टू ED। ठीक है, ऐसे भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन देखा, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr हुआ करता था। तो यहाँ पे ये V है और ये डिस्टेंस है D है, तो माइनस को मैंने अभी इग्नोर कर रखा है, तो यहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई D। तो सेम चीज है, मैग्नीट्यूड में यहाँ पे सिर्फ आप देख रहे हो वही बातें वही है। तो V इक्वल टू ED लिख लिया मैंने। तो V इक्वल टू E नॉट जो है, जो E नॉट है वो सिग्मा बाय A का है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना है। और सिग्मा जो होता है आपने स्टडी किया हुआ है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाय चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि प्लेट है तो प्लेट में तो एरिया होगी, तो चार्ज बाय पर यूनिट एरिया। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आ रहा है आपके पास Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू में D। और अभी आपने कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला देखा था, C इक्वल टू क्या फॉर्मूला हुआ था कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखते हैं, यही है C इक्वल टू Q बाई V। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपने देख लिया। आपने क्या किया, सीधा C इक्वल टू Q बाई V रखा, Q और V की जगह पे ये फॉर्मूला रख दिया, जो V का फॉर्मूला यहाँ पे आपने निकाला था। तो इससे कैंसिल हो गए, आपके पास ये एप्सिलॉन नॉट बाई D आया। C किस पे कैसे, फैक्टर ऑन डिफेक्टिव, किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, तो एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के, जो कि दोनों प्लेट के बीच में है।